हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, 2 दिन से क्लास नहीं आ पाई थी, इवन की कल ही नहीं आई थी। परसों तो ज्योग्राफी की क्लास आ गई थी, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था। क्योंकि आप लोगों के लगातार डिमांड्स आ रही थी, कमेंट आ रहे थे कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कब तक तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने संडे तक प्रॉमिस किया था। लेकिन आज ट्यूसडे हो गया, क्योंकि काम की व्यस्तताओं के साथ साथ नोट्स भी बनाना था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा टाइम डिले हो गया। लेकिन गुड न्यूज़ यही है दोस्तों कि आज रात में 11-12 बजे तक या 1 बजे तक फिजिक्स के नोट्स तैयार हो जाएंगे, क्योंकि निशु मैम के द्वारा वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार कर दी गई है। केमिस्ट्री ऑलरेडी हमने तैयार कर ली है, तो केवल बस लास्ट स्टेप पे हम लोग चल रहे हैं। तो कल आप लोगों को 10 बजे 11 बजे के आसपास वीडियो में मैं अपडेट दे दूंगा, जिसके बाद आप पीडीएफ को परचेस कर सकेंगे। और इस तरीके से ग्लैंस एकेडमी का जो इनिशिएटिव था, पूरे यूट्यूब पर केवल एकमात्र चैनल का जो इनिशिएटिव था कि हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज को इन शॉर्ट नोट्स कंपाइल करके सबके लिए उपलब्ध करा सके, ताकि आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगा और बार बार आप रिवीजन कर पाएंगे, जिससे घटना चक्र की एक हेडेक खत्म हो जाएगी और शॉर्ट नोट्स उसके पढ़ के आप रिवाइज कर लोगे। और आज भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की हम अगली क्लास कर रहे हैं दिन में, या यूं कहूं कि शायद 2 या 2:30 बजे के आसपास। इंडियन पॉलिटी की आज मैंने लेक्चर प्रोवाइड कर दिया था, यूट्यूब पर आ चुका है, जिसके ऑलरेडी 6-7 लेक्चर हो चुके हैं। और हमने लास्ट क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा था, लेकिन आज हम स्टडी करेंगे सिंचाई और नहरों के बारे में। जो दोस्त मेरे आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं या इस क्लास से जुड़ रहे हैं, तो उनको बताते चलूँ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज के हम लोगों की टीम के द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसकी हम लोग रेगुलर क्लास करते हैं। और बेहतर होगा कि आप लोग भी शॉर्ट नोट्स को परचेस कर लीजिए, खरीद लीजिए, बहुत ही कम प्राइस में है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसको प्रिंट आउट निकाल के जब पढ़ेंगे और उसके साथ अगर हमारी इस क्लास को सुनेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत चीज़ें अपडेट होंगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी बात नहीं होगी, तो पिछली जो 5 से 6 क्लासेस ज्योग्राफी की हुई है, 5 से 6 क्लासेस पॉलिटी की हुई है, एक बार आप उसको देख लीजिए डेमो के तौर पर, फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। अब पीडीएफ अगर परचेस करनी है, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके क्वेरी करके वहीं पर पेमेंट सिस्टम को जानकर वहीं आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब पीडीएफ जो है कि आपको मिल जाएगी, और उसकी डेमो पीडीएफ देखने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। हालांकि कल मैं फिर से एक नई डेमो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा उन्हीं सभी सब्जेक्टों की, तो आप उसे भी देखकर अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र के सभी चैप्टर्स और सभी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे दोस्तों सिंचाई और नहरों के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पट्टसीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो आप देखोगे कृष्णा और गोदावरी नदियों का, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ये कार्यान्वित की जा रही है। कृष्णा और गोदावरी नदियों को आपस में जोड़ने का जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम क्या रखा गया? पट्टसीमा परियोजना। अब कुछ नहर परियोजनाएं और भी हैं जो उन राज्यों से संबंधित है, जैसे घाट प्रभा नहर परियोजना, ये कर्नाटक से संबंधित है। उकाई नहर परियोजना गुजरात से संबंधित है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र से संबंधित है। और जवाई परियोजना राजस्थान से संबंधित है। फिर यहाँ पे और अगले पॉइंट पर अगर हम चलें, तो प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों जो दक्षिण भारत का मैदान है, या यूं कहें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, साउथ इंडिया, आप साउथ इंडिया की मूवी देखते होंगे, तो वहां पे बहुत अधिक जो सिंचाई होती है वो तालाब से होती है, क्योंकि नदियों में हमेशा वहां पर पानी मौजूद नहीं होता है। वहां पर पानी केवल मानसून के समय तो मौजूद मिलेगा, लेकिन ऑल टाइम नहीं मिलता। जबकि उत्तर भारत का जो मैदान है आपका, जो हिमालयी नदियों के द्वारा विस्तारित है और हिमालयी नदियों के द्वारा हमेशा वहां पर पानी मिलता रहता है, इसलिए दक्षिण भारत में जो सिंचाई के साधन है वो मुख्य रूप से तालाब हो जाते हैं। तो वही चीज है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन होता है तालाब, और नदियां यहाँ पर मौसमी होती है, जो केवल मानसून काल में ही जो है कि पानी वहां पर होता है नदियों में। भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ पे नहरों और कुओं का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भूमि है वो सामान्यतः बेसाल्टिक चट्टान की है, और कह सकते हैं बहुत ही पुरानी चट्टानों की है, जो इतनी कठोर या इतनी ठोस है, जो परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुकी है, जिसकी वजह से वहां पे ड्रिल कर पाना या वहां पे खुदाई कर पाना, कुएं का निर्माण कर पाना एक असंभव सा कार्य हो जाता है। क्योंकि एक जगह करना हो तब तो समझ में आता है, आप हर छोटे छोटे क्षेत्रों में नहरों को खोदेंगे, हर छोटे क्षेत्रों में जो है कि कुओं की खुदाई करेंगे, तो शायद वहां पर ये असंभव हो जाता है इन चीजों को कर पाना। वर्तमान में देश में सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में आप नलकूप को दे सकते हो। नलकूप का मतलब होता है दोस्तों ट्यूबवेल, जो छोटे छोटे खेतों में ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, मोटर के द्वारा पानी ऑन कर दिया जाता है, मोटर ऑन करके पानी खेतों की सिंचाई करते हैं। मुख्यतः आपको ये पश्चिमी यूपी में ज्यादातर देखने को मिलेंगे,
क्योंकि यहाँ पर गन्ने की खेती ज़्यादा होती है। जैसे मुजफ्फरनगर हो गया, भौकाल मूवी आपने देखी होगी वेब सीरीज, इसमें MX प्लेयर पे, तो भौकाल में जो नवनीत सिकेरा IPS थे उनके किरदार के रूप में, तो वहाँ पे दिखाएगा कि गन्ने खेतों में बहुत सारे नलकूप हैं। बागपत में देखोगे, मेरठ में, हरियाणा में, शामली में, इन सभी क्षेत्रों में लगभग हर घर के व्यक्ति के पास उसकी जमीन में एक नलकूप जरूर मिलेगा। तो नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई होती है, जो कि जितना भी सिंचित करने वाला क्षेत्र होता है, सिंचाई वाला क्षेत्र, उसमें लगभग 50% या 48.5% का योगदान यही देता है। तो सर्वाधिक जो सिंचाई का साधन होता है वो कौन सा हो जाता है? नलकूप हो जाता है। वहीं अगर हम कृषि गणना 2015-16, क्योंकि अभी तक यही लेटेस्ट आंकड़ा है 15-16, कृषि की गणना हर साल होती नहीं है, हर 4 से 5 साल पर होती है, तो अभी यही आंकड़ा लेटेस्ट है। इसके अंतर्गत बताया गया कि सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि भूमि का जो क्षेत्र आता है वो किस आधार पे आता है। तो आप देख सकते हो कि सिंचाई के आधार पे सबसे अधिक सिंचाई के अंतर्गत जो कुल कृषिगत भूमि होती है वो आती है चंडीगढ़ में 100%, पंजाब में आती है 99.6% और थर्ड नंबर आता है हरियाणा। कहने का मतलब हो गया कि जितनी भी खेती होती है चंडीगढ़ में वो सारी की सारी सिंचाई से होती है, यानी कि नहरों की सिंचाई से, पानी की सिंचाई से, क्योंकि वो मानसून पर निर्भर नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश पहुंच ही नहीं पाती है। और इसी तरीके से पंजाब में भी क्षेत्र होता है और हरियाणा में भी, और पंजाब और हरियाणा इन दोनों के ही बीच में चंडीगढ़ आता है। तो जाहिर सी बात है चंडीगढ़ एक छोटा सा जो है कि मैन मेड जो है कि बस्ती है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से उसे डेवलप किया गया है। और इसी में सिंचाई की एक टेक्निक है, पद्धति है, जिसका नाम होता है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रो इरिगेशन भी कह सकते हो। इरिगेशन मतलब सिंचाई होता है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, माइक्रो इरिगेशन। उसके लाभ क्या होते हैं? पहली चीज, उर्वरक और पोषक हानि कम होती है। अगर आप छोटे छोटे स्तर पे धीरे धीरे करके सिंचाई करते हो, स्प्रिंकल वगैरह ये सब होती है इसमें, तो आप देखोगे पोषक तत्वों की हानि कम होती है, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से ऐसा अक्सर होता है कि जो भूमि के पोषक तत्व होते हैं वो लीचिंग की व्यवस्था से या निछालन की पद्धति से नीचे चले जाते हैं और उर्वरक की भी हानि होती है। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में ऐसा नहीं होता है, ये इसके बेनिफिट होते हैं। कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर में वृद्धि संभव होती है, यानी भूमि के अंदर जो नमी होनी चाहिए, जो जल बना रहना चाहिए, वो जो है कि नहीं रह पाता था, तो सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से वो बना रहता है, भूमि के अंतर्गत जल रहता है, भौम जल की व्यवस्था बनी रहती है, जो बेहतर मानी जाती है। इसी में अगर हम और चीजें देखते हैं कि जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई इंगित किसे करती है, तो ध्यान देना कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट यानी कि पीडब्ल्यूपी सिंचाई को हम जीवन रक्षक या बचाव सिंचाई इंगित करते हैं, अर्थात पानी की न्यूनतम मात्रा या अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। हालांकि पौधों को जब बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलेगा तो नो डाउट वो बहुत हरे भरे रहेंगे, लेकिन एक लिमिट होती है दोस्तों कि अगर पौधे को, मान लीजिए कोई पेड़ है, अगर उसे आधा गिलास पानी नहीं मिला या आधे गिलास से कम मिला पानी, तो मर जाएगा या मुरझा जाएगा। तो वो जो आधा गिलास पानी होगा वो क्या होगा? PWP हो जाएगा, यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगर आप आधे गिलास से ज्यादा पानी दे रहे हो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, 1 ड्रम, कैनाल, कुछ भी दीजिए, पेड़ हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर आपने आधे गिलास से नीचे चलेगा और आपने उतना भी पानी नहीं दिया तो पेड़ मुरझाने लगेगा, इट मीन्स कि पानी के अभाव होने लगेगा। तो इसी को हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और नलकूपों से जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो आपके यूपी में होती है, और यही चीज मैं आपको बता रहा था, पश्चिमी यूपी में ज्यादातर होती है नलकूपों सिंचाई, लगभग 74.9%। और इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है आपका पंजाब। अभी जो आपने देखा चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, वो आप ये समझिए वो सिंचाई की बात थी, लेकिन वो नलकूप से नहीं थी। यानी वहां पे जितनी भी खेती होती है वो चाहे नलकूपों से, नहरों से, नदियों से, खेतों से, किसी भी प्रकार से, तालाबों, झीलों से सिंचाई होती है। तो 100% सिंचाई चंडीगढ़ में, 99% लगभग पंजाब में होती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि नलकूपों से सिंचाई सबसे अधिक कहां पे होती है, ट्यूबवेल पंप से, तो यूपी में होती है 74.9, इट मीन्स की 75, यानी देश की 1/4 या यूं कहें कि यूपी की 1/4 जो है कि नलकूपों से होती है। फिर दक्षिण भारत में सिंचाई की व्यवस्था का अग्रदूत किसको माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, जो आजादी के समय के आसपास की बात है। इन्होंने वहां पे सिंचाई व्यवस्था को डेवलप किया था दक्षिण भारत में। अच्छा, यूपी में अगर हम बात करें कि जो नलकूपों सिंचाई होती है तो बाकी और कौन कौन से साधन है और कितना उनका योगदान होता है, तो नलकूपों से होती है 74.6%, नहरों से होती है 15.2%, कुएं से होती है 8.8% और अन्य। अब जैसे कुएं से कौन करेगा? कुएं से वही लोग तो करेंगे जिसके पास छोटी खेती होगी, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 5 बिस्सा, या फिर 1 आध बीघा खेती होगी, तो वो कुएं से कर सकता है। और जिसके रास्ते में अगर नहर होके जा रही है तो वो नहर से कर लेगा। लेकिन जहां पे ना नहर की व्यवस्था है, ना कुएं की व्यवस्था, ना तालाब की व्यवस्था है,
तो वो व्यक्ति अपने ही खेतों में, अपने ही जमीन के खेतों में क्या करता है, वहीं पे अपना नलकूप यानी बोरिंग करवाता है, मोटर लगवाता है, बड़े बड़े हार्स पावर की लगवाता है और उसी से पूरे खेतों की सिंचाई करता है। तो सामान्यतः पश्चिमी यूपी में मैंने देखा है कि हर घर में यानी हर एक व्यक्ति के खेत में आपको नलकूप देखने को मिल जाएगा। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की है, तो ये केरल राज्य की स्थित है और केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी पर जो कि स्थित है और ये मंगलम की सहायक नदी है। ध्यान देना कि मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है और केरल में पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम जो पूजा नदी पर स्थित है और ये मंगलम की एक सहायक नदी है। तो ये सिंचाई परियोजना पूछ लेता है एग्जाम में। अब पूछा गया प्रश्न है, गंडक परियोजना पर त्रिवेणी नहर बनी हुई है जिसमें सारण सिंचाई नहर भी है। अब जैसे ये कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ये पश्चिमी चंपारण में मुख्यतः जो है कि फायदा करती है, क्योंकि जो बिहार का उत्तर पश्चिम वाला जो छोर है, जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण, यहाँ पर जो गंडक नदी प्रवेश करती है, तो इसी गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है, जहाँ पे एक सारण सिंचाई की पद्धति भी डेवलप की जाती है यहाँ से। वहीं इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट ब्यास और सतलज नदी के संगम से होता है, जबकि जल की प्राप्ति इसको ब्यास से भी होती है, सतलज से भी होती है और रावी नदी से भी होती है। तो जो हरिके बैराज के निकट इंदिरा गांधी नहर है, जहां से पंजाब, हरियाणा में, राजस्थान में सामान्यतः सिंचाई की जाती है इंदिरा गांधी नहर से, लेकिन इसमें जो पानी होता है हरिके बैराज के पास, वो ब्यास, सतलज और रावी नदी से प्राप्त होता है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा किया जाता है। अब ये जो आपने देखा हरिके जो इंदिरा गांधी बैराज था या इंदिरा गांधी नहर, तो ये पंजाब और हरियाणा के सीमा पर, यानी एक तरीके से कह सकते हो हिमाचल की सीमा पे, हरियाणा नहीं, तो यहां पर हो गया। और जो पोंग बांध है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि पोंग बांध किस नदी के तट पर स्थित है, तो ब्यास नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित जो है कि नहर व्यवस्था कौन सी थी, गंग नहर थी 1927 में। और ये राजा जो श्री गंगा थे, महाराजा श्री गंगा सिंह बीकानेर के थे, इन्होंने जो है कि इसको विकसित किया और ये सतलज नदी से निकाली गई थी, जो कि पूरे के पूरे विश्व में सबसे पुरानी नहर व्यवस्था मानी जाती है। और कहाँ से निकली, ये सतलज नदी से निकाली गई है। वहीं अगर आप देखोगे कि 1973-74 में शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का निर्माण हुआ और इसमें 3 घटक शामिल हैं। एक तो शारदा सहायक शामिल है, एक रामगंगा नदी शामिल है और एक गंडक नदी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या था शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का, जो 73-74 में शुरू की गई? पहला तो था कि कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अगर सिंचाई करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बहुफसली खेती पर जोर दिया जाएगा, यानी एक ही मिट्टी पर या एक ही जमीन पर हम एक ही खेत नहीं करेंगे, बल्कि अलग अलग विभिन्न प्रकार की फसलों का पैदावार करेंगे। और भूमि का प्रबंधन में भी सुधार करेंगे। जो भूमि सुधार होती है, जैसे उर्वरक के स्तर पे देखोगे, स्वास्थ्य के स्तर पे देखोगे, मिट्टी के क्षरण के स्तर पे, मृदा अपरदन के स्तर पे, तो इन सभी को बचाने का प्रयास भी किया जाएगा, यही इसका उद्देश्य है। फिर बात करते हैं तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में गोदावरी की सहायक नदी एक है मंजीरा, और इस पे निजाम सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो ध्यान देना कि कामारेड्डी जिले में हैदराबाद की जो सहायक नदी है मंजीरा, उस पर एक निजाम सागर बांध का निर्माण हुआ है। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि निजाम सागर जो बांध है वो किस नदी पर है, और मंजीरा नदी पर है, तो मंजीरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। ऑप्शन में आपको कृष्णा भी मिलता है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल जो है नरौरा बुलंदशहर से दोस्तों 1878 में। वहीं अब हम सिंचाई के जरा प्रकार देख लेते हैं दोस्तों, कि हम सिंचाई पढ़ रहे हैं तो 3 प्रकार की हमारे यहाँ सिंचाई देखने को मिलती है। एक होती है लघु सिंचाई परियोजना, एक होती है मध्यम सिंचाई परियोजना और एक होती है वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना का जो मापक पूछा जाता है एग्जाम में, वो ये होता है कि 2000 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्रफल पे आप सिंचाई कर रहे हो तो उसे लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे, जिसमें सामान्यतः आप कुएं का प्रयोग करोगे, नलकूप का प्रयोग करोगे, तालाब का प्रयोग करोगे, पंप सेट का प्रयोग करोगे, या ड्रिप सिंचाई का प्रयोग, स्प्रिंकलर का या एनीकट, इन सभी के द्वारा जो है कि इन क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है जो 2000 हेक्टेयर से भी कम होते हैं। अब जो ड्रिप सिंचाई होती है, स्प्रिंकलर होती है, एनीकट होती है, ये डायरेक्टली जो है कि छोटे छोटे पौधों की जड़ों पर और पत्तियों पर डायरेक्ट ये पौधे पे पानी गिरता है। ये फालतू वेस्ट नहीं होता है, इससे जल संसाधन की बचत होती है। हम अभी आगे इस पर भी चर्चा कर लेंगे। और भारत में सिंचाई का लगभग 62% क्षेत्रफल ऐसा है जो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। फिर मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो 2000 से 10,000 है, और वृहद सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम और वृहद को मिलाओगे तो 38% सिंचाई हो रही है, और 62% लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ही है। इसीलिए नलकूप, कुएं, ड्रिप, स्प्रिंकलर, तालाब, इनका प्रयोग ज्यादातर होता है।
और एक प्रश्न और पूछा गया था अभी 2022 में ही प्रीलिम्स में, एक हरियाली पूछा गया था और एक हरियाली योजना पूछा गया था। मैं दोनों ही बताऊंगा। तो यहाँ पर जो हरियाली योजना है ये संबंधित है आपकी जल प्रबंधन से, बंजर भूमि से, विकास हेतु जल संग्रहण, यानी कि जो बंजर भूमि का जो विकास करना है उसके लिए हम जल संग्रहण करेंगे, तभी तो बंजर भूमि में नमी आएगी। नमी आने से मृदा थोड़ी मुलायम होगी, कोमल होगी, फिर उसमें जुताई करके हम उर्वरक शक्ति को मजबूत करेंगे, उसमें जो है कि पोषक तत्वों की कमी को दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं हरियाली योजना इसीलिए चलाई गई थी कि जल को प्रबंधित करते हुए हम बंजर भूमि में जल का संग्रहण करना शुरू करें, जल के वेस्टेज को हमें रोकना है। यहां तक क्लियर हो गया ये बातें। अब इसी में हम आगे देखते हैं कि एक प्रोग्राम दोस्तों पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, जिसका नाम है एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम, जो कि 1 अप्रैल 2008 में तत्कालीन गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, ये मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इसको शुरू किया गया और इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम संचालित किए गए जो इसके तरीके से घटक के रूप में। पहला था समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। पूरे भारत में जहां जहां भी बंजर भूमि है, चाहे वो चंबल की हो, राजस्थान की हो, दक्षिण भारत की हो, उन भूमियों को समेकित करके हम उसका डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, DPAFP। इट मीन्स कि ड्राउट मतलब सूखा होता है, तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो कार्यक्रम, जैसे यूपी का आपका कुछ एरिया सूखा मिलेगा, राजस्थान का है, पंजाब हरियाणा बिहार का है, मध्य भारत का जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो ऐसे क्षेत्रों में जो सूखे प्रवण क्षेत्र है, जो लगातार सूखा बढ़ रहा है वहां पे, तो वहां पर भी हम जल संभरण करेंगे ताकि वहां के सूखे की समस्या खत्म हो। और मरुभूमि विकास कार्यक्रम, जो राजस्थान में स्पेशली जो मरुस्थलीकरण वृद्धि हो रही है, इन भूमियों का हम सुधार करेंगे ताकि मरुस्थल का विकास कम हो सके और भूमि का विकास ज्यादा हो। तो ये एक योजना के तौर पर शुरू किया गया एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम 1 अप्रैल 2008 में। और इसके 3 प्रमुख घटक पूछे जाते हैं यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में। और इसके लाभ पूछेगा तो भाई जाहिर सी बात है, जब हम बंजर भूमि में सुधार कर रहे हैं तो मृदा के क्षरण की रोकथाम होगी, और जब हम वर्षा के जल को ही जो है कि संग्रहित कर रहे हैं तो वर्षा जल भी ग्रहण होगा, भौम जल स्तर में पुनर्भरण होगा। इट मीन्स कि भूमि के अंदर या भूमि के नीचे नमी की मात्रा बढ़ेगी, प्राकृतिक वनस्पतियों का भी पुनर्सृजन हो सकेगा, यानी यहाँ पर वनस्पतियों की वृद्धि भी हो सकेगी। और अगर आप नोट के तौर पे इसे ध्यान रखना कि एक तो था इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम, DPAP और DDP, इन तीनों का कार्यान्वयन या क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि पूछा जा सकता है। और ये DPP वगैरह कुछ और नहीं है, यही चीजें हैं जो अभी आपने ये ऊपर पढ़े हैं। ये देखिए पूरे पूरे कार्यक्रम है ना, ये इंटीग्रेटेड बंजर भूमि का सूखा प्रवण, DPAP और DDP, इन्हीं को पूछा जाता है कि किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अब यहाँ पे ड्रिप सिंचाई एक वर्ड है दोस्तों, इस पद्धति को समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जल की बचत होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है, ऊर्जा और श्रम की बचत होती है, मृदा अपरदन कम होता है, खरपतवार में कमी आती है, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है, रोग एवं कीट समस्याओं भी न्यूनतम होती हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि ये जो आपका ड्रिप सिंचाई पद्धति है ये बेहतर मानी जाती है। और इसकी जो हानि है वो ये है कि मृदा की लवणता में ये वृद्धि करने लगती है। और आर्थिक तकनीकी सीमाएं हैं, क्योंकि ये आर्थिक और तकनीकी रूप से महंगी पद्धति पड़ जाती है, जो कि सामान्यतः हमारे जो भारतीय किसान हैं, जो मध्यम वर्ग है, सामान्यतः वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसा किया जाता है कि ये नहीं चल पाती है। मतलब ये बड़े बड़े किसान तो इसको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन छोटे किसान इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से अब हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। तो कई बार प्रश्न पूछ लेता है भाई बकिंघम नहर कहाँ पे, और पता ही नहीं होता है। हम लोगों को ऑप्शन देता है लंदन, ठीक है, भारत भी देगा लंदन भी देगा, और लंदन में तो बकिंघम है तो हम लोग वही लगा देते हैं। तो यही गलती हो जाती है। भारत में कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल उपयोग सर्वाधिक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में जल का उपयोग सबसे अधिक किस में होता है, तो कोई ऑप्शन होता है औद्योगिक वेस्टेज में, घरेलू कार्यों में। तो कृषि क्षेत्र में सिंचाई के माध्यम से जल का उपयोग सर्वाधिक होता है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। क्यों कह रहा हूं मैं यमुना, क्योंकि चंबल यमुना की तो सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी दोस्तों, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी की होने की वजह से ही चंबल नहर की जो सिंचाई परियोजना वो यमुना बेसिन से संबंधित है। और इस नहर में 3 राज्य जुड़ जाते हैं। एक तो आपका राजस्थान जुड़ जाएगा, यूपी जुड़ जाएगा और MP जुड़ जाएगा। अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट चैप्टर की तरफ, जहां से बार बार प्रश्न आता है। तो आपको एकदम रट्टा मार लेना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न हर साल आते हैं। मैंने डिटेल एनालिसिस भी किया है चैप्टर वाइज।
तो ये चैप्टर का नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में है और किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, एक तो गुजरात है, एमपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। क्योंकि ये एमपी से होते हुए नर्मदा नदी आती है और गुजरात से होते हुए जो है कि तब जाके अरब सागर में गिरती है। और वहीं कुछ इसकी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, जो महाराष्ट्र से भी होकर आती हैं और राजस्थान से भी। इसलिए ये चारों ही राज्य इससे संबंधित रहेंगे लाभान्वित होने के लिए। जिसमें सर्वाधिक अगर आप देखोगे तो जो लाभांश मिलेगा वो गुजरात को मिलेगा एमपी को मिलेगा 68% और दूसरे नंबर पे गुजरात को मिलेगा 32% लाभांश। लेकिन इससे जो लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो ये चारों ही राज्य हैं। और ये सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा पे। और किस राज्य में है? गुजरात में। अभी ये कई बार रिपीट होगा तो आपको याद हो जाएगा, यहीं बैठे बैठे ही क्लास में याद होगा। और नर्मदा नदी पर जो अन्य बांध हैं, जैसे बरगी बांध हो गया, इंदिरा सागर हो गया, ओंकारेश्वर हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है आपकी कि अभी आपने पढ़ा था कि सर आपने पढ़ाया इंदिरा गांधी सागर। क्या पढ़ाया था मैंने? इंदिरा गांधी सागर। और इसको मैंने आपको बताया था पंजाब, हिमाचल प्रदेश यानी सतलज रावी नदी वाले पे, और यहाँ आप नर्मदा पे भी आ गए, इंदिरा सागर पे। तो बस इन दोनों में बेसिक भाई एक ही अंतर है कि अगर इंदिरा सागर वर्ड यूज करके पूछ ले तब तो आपको नर्मदा लगा देना है, ठीक है। अभी और भी डिफरेंस होंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा। और अगर इंदिरा गांधी करके पूछ ले ना, इंदिरा गांधी सागर, तो आपको पंजाब वाला लगाना ऑप्शन। भाई जो छोटा सा ऑप्शन है आपको उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा ना, हालांकि या तो एग्जामिनर ऑप्शन नहीं देगा इस तरीके से। अब यहाँ पर बात करेंगे कि जो बाढ़ सागर बांध है ये सोन नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? सोन नदी पर, क्योंकि उसकी सहायक नदी एक रिहंद है, उस पर स्थित है सोन नदी पर। और जबकि नर्मदा पे बरगीस बांध, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध परियोजना 2007 में नर्मदा नदी पर प्रारंभ की गई थी। नर्मदा घाटी परियोजना एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है। यानी इसमें जो भी बजट होगा, जो भी पैसा लगेगा, ये तीनों ही राज्य लगाएंगे। लेकिन इसके साथ राजस्थान दोस्तों क्या रहेगा? फ्री राइडर रहेगा, यानी कि राजस्थान फ्री में जो है कि लाभ लेने वाला इसमें हो जाएगा। फिर वहीं भाखड़ा नागल की बात करें अगर हम, तो भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है जो कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और इस परियोजना का जो कमांड क्षेत्र है वो 3 राज्यों के साथ हिमाचल प्रदेश में भी है। कमांड क्षेत्र का मतलब होता है कि जो बेसिन होता है, यानी कि जो नदी का बेसिन होता है, जो परियोजना का बेसिन होता है, कहाँ कहाँ से उसमें पानी आने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश से भी तो रावी ब्यास होते हुए बहती हैं, तभी तो जो है कि सतलज में पानी की वृद्धि करती हैं। और इसका बेनिफिट मिलेगा स्पेशली इन 3 ही राज्यों को। और यह सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। इसमें एक पंजाब का हिस्सा है और एक हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत केंद्र या जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो कई बार आपको मिलेगा सिद्रो बाग मिल जाएगा, सिद्रोपोंग मिलता है, दार्जिलिंग मिलता है। तो एक ही चीज है, 1897 में दार्जिलिंग जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी वेस्ट बंगाल में। और 1902 में जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। कई बार शिव समुद्रम को लोग क्या करते हैं, कावेरी नदी के साथ साथ केरल ऑप्शन लगाए थे, लेकिन होता ये कर्नाटक में है। और अब हम यहीं पर कावेरी नदी का जो जल विवाद है जरा उसे भी समझ लेते हैं कि कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है। तो 3 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पुदुचेरी। तो ये 3 राज्यों के साथ एक यूनियन टेरिटरी। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि टोटल 4 स्टेट ऑब्लिक यूटी। आपका ये आंसर फिर सही बनेगा। फिर इसी तरीके से हम और देखते हैं कि भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। मतलब नागार्जुन सागर परियोजना किस पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और ये आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के संयुक्त रूप से मानी जाएगी। हीराकुंड बांध करेंगे तो ये महानदी पर स्थित है उड़ीसा राज्य में। विश्व का सबसे लंबा बांध भी जो है कि इसी पर है, हीराकुंड बांध जिसको हम कहते हैं, 4801 मीटर। इट मीन्स कि ये लगभग 5 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस कवर करता है। चंबल नदी पर दोस्तों जो निर्मित बांध है वो 3 प्रमुख बांध हैं, जैसे राणा सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये दोनों ही राजस्थान में है। जबकि गांधी सागर बांध की बात करेंगे तो ये एमपी में आता है। और इसी तरीके से आपने एक इंदिरा सागर का नाम सुना, जो नर्मदा नदी पर तो है लेकिन एमपी में आता है। फिर आगे देखते हैं, ये जो चंबल नदी की जो परियोजना दोस्तों, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। वहीं मयूराक्षी परियोजना से
वेस्ट बंगाल एवं झारखंड राज्य लाभान्वित होंगे और ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित होता है? मयूराक्षी नदी पर। फिर इसके बाद हम गोविंद सागर को भी लेके देखिए, कंफ्यूजन रहता है। एक होता है गोविंद बल्लभ पंत सागर और एक होता है गोविंद सागर। अब देखिए, एक ही व्यक्ति जो पर्सनैलिटी होता है उसी के नाम पे 2-3 जगह अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं उनके सम्मान में। लेकिन इस चीज को कवर कैसे किया जाए कि कैसे जो है कि याद रखा जाए अलग अलग राज्यों के हिसाब से, तो सरकार भी थोड़ा थोड़ा नाम में परिवर्तन कर देती है। जैसे इंदिरा गांधी सागर आपका भाखड़ा नागल से संबंधित हो गई या ब्यास नदी से संबंधित हो गई वहां पे पंजाब हिमाचल में। लेकिन वहीं इंदिरा सागर की केवल बात करें, गांधी वर्ड हटा देने से नर्मदा नदी हो गई। इसी तरीके से गोविंद सागर अगर केवल वर्ड आएगा तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित होगा, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो गोविंद सागर में जो मतलब भाखड़ा नागल बांध में जो पानी होता है वो गोविंद सागर से प्राप्त होता है और इसमें सतलज नदी से पानी आता है। जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर अगर ये पूरा नाम आ जाए तो ये आपके सोनभद्र यूपी में स्थित है, रिहंद नदी पर स्थित है। इतना अंतर आप देखिए, गोविंद सागर और गोविंद बल्लभ पंत सागर। टिहरी बांध की बात करेंगे जो यूके में, अर्थात की यूनाइटेड किंगडम नहीं, ब्रिटेन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड की बात कर रहा हूं। भिलांगना नदी पर स्थित है। हालांकि ये मुख्य रूप से आप देखोगे कई जगह ऑप्शन में आपको भागीरथी मिलेगा, लेकिन वहां पे फिर भिलांगना नदी का नाम नहीं होगा। अगर आपको भिलांगना और भागीरथी दोनों ही नदियों का नाम मिलता है तो आपको भिलांगना का चयन करना है, भागीरथी का नहीं। यहाँ पर देखना कि ये भागीरथी की सहायक नदी होती है। होता क्या है असल में, यहाँ पे देखोगे ये अलकनंदा नदी आ रही होती है और यहाँ से ये आपके गंगोत्री से निकलते हुए भागीरथी नदी प्रवेश कर रही होती है और यहाँ देवप्रयाग में आके मिल जाती है, जहां से वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये हमने गंगा वाले बेसिन चैप्टर में कवर कर लिया है पिछले 2 लेक्चर पहले। और इसी में यहाँ पर आप देखोगे कि एक छोटी सी नदी आ रही है जो भागीरथी में इस पॉइंट पर आके मिल रही है, जिसको हम कहेंगे भिलांगना। और इस नदी के टिप पर आप देखोगे यहाँ पे एक रेड कलर का मैंने स्पॉट बना रखा है, यही होता है आपका टिहरी बांध। तो ध्यान देना कि टिहरी बांध मुख्य रूप से तो भिलांगना नदी पर है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको भिलांगना न दिखे और भागीरथी दिखे तो आपको भागीरथी का चयन कर लेना है। लेकिन अगर भागीरथी और भिलांगना दोनों का ऑप्शन दिखता है तो आपको भिलांगना का चयन करना चाहिए। तिलैया बांध की बात करेंगे तो ये बराकर नदी पर स्थित है और कोडरमा झारखंड में 1953 में इसको निर्मित किया गया था, तिलैया बांध को, बराकर नदी पर झारखंड में। फिर बराकर नदी पर जो बांध है और भी कौन कौन, जैसे अभी आपने पढ़ा तिलैया बांध को, ठीक है, तो मैथान बांध भी है, बेल पहाड़ी भी है, पंचेत हिल भी आएगा अभी आगे, और तिलैया, ये सभी प्रमुखता जो है कि बराकर नदी पर हैं। और बराकर नदी किसकी सहायक नदी? दामोदर की। और दामोदर किसकी सहायक नदी दोस्तों? हुगली की। और हुगली किस नदी की ट्रिब्यूटरी, वितरिका, यानी कि किस नदी से निकली है? तो उसे हम कहेंगे गंगा। तो यहाँ पे देखिए 4-5 प्रश्न आपके मैंने तैयार करा दिए। तो बराकर नदी पर बांध कौन से? मैथान, तिलैया, बेल पहाड़ी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। और कोसी को किसका शोक कहा जाता है? बिहार का। दामोदर जो है कि अपने ऊपरी भाग में तीव्र बहाव और निचले भाग में धीमे बहाव के कारण जो है कि वहां पे चलती है, यानी ऊपर से जब ये प्रवेश करती है हुगली नदी की तरफ, तट की तरफ आती है, तो ये बहुत तेजी से आती है, फिर अचानक से धीमे होकर बहने लगती है। और यहीं पे दामोदर नदी घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी, टेनेसी परियोजना यूएसए के आधार पे। क्योंकि पूछ लेता है कि दामोदर नदी घाटी जो निगम है इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, तो ये किस परियोजना पे आधारित थी, यानी किससे ये प्रभावित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेनेसी परियोजना यूएसए की। वहीं हम देखते हैं कि दामोदर नदी पर जो बांध बनाए गए हैं दोस्तों, वो पंचेत हिल है। क्या है? पंचेत हिल। अभी मैंने बताया ना आपको, पंचेत हिल हो गया या आप जो है कि मैथान हो गया, सब बराकर पे जो है, तो वही चीजें हैं ये। तो आपकी बराकर नदी जो है उस पे आपको बेल पहाड़ी मिलेगा, तिलैया मिलेगा, मैथान बांध। लेकिन बराकर किसकी सहायक है? दामोदर। और दामोदर नदी पे क्या मिलेगा आपको? पंचेत हिल बांध मिलेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी हुई हैं, जैसे उकाई परियोजना जो कि तापी गुजरात में स्थित है, तापी नदी पर। जायकवाड़ी की बात करें तो ये गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। खड़कवासला की बात करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये थोड़ा सा क्रॉस मैंने बना रखा है, ये मूथा नदी पर है, महाराष्ट्र में। और मयूराक्षी की बात करेंगे तो ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। उसी तरीके से मिदनापुर नहर की बात करें तो ये कंसावती नदी पर स्थित है। तवा प्रोजेक्ट की बात करें तो नर्मदा की एक प्रमुख सहायक नदी है तवा, इस पर अवस्थित है ये तवा नदी पर। मैटूर डैम की बात करें जो कि तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। और उकाई परियोजना की बात करें जो गुजरात में है, ये तापी नदी पर स्थित है। फिर यहीं से आप देखोगे कि हल्दिया रिफाइनरी, क्योंकि हल्दिया कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया रिफाइनरी। तारापुर परमाणु केंद्र की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में स्थित है।
तो इसी तरीके से दोस्तों अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको बताते चलूँ दोस्तों कि आरओ के एग्जाम्स में और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में इसी तरीके के फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछता है। इसी तरीके से बस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, डिटेल एनालिसिस करवाता है आपसे। अगर आपकी अच्छी पकड़ है, घटना चक्र को अगर आपने अच्छे से तैयार कर रखा है और उसकी व्याख्या को साथ में, जो कि हमने शॉर्ट नोट्स में सभी चीज़ों को कंपाइल किया है, आप उठाकर देख भी सकते हो, या अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं और आपके पास अगर कोई बुक रखी हो घटना चक्र की लेटेस्ट 2022-23 की, तो आप उससे मिलान कर सकते हो और आप देखोगे कि लगभग हमने सभी चीज़ों को कंप्लीट किया है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया है। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए शॉर्ट नोट। अब यूपीएससी का ट्रेंड क्या होता है दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ होता है। हालांकि मैं उसके लिए भी अलग से शुरुआत करने वाला हूं, एक नया जो है कि प्रोजेक्ट शुरू करेंगे हम लोग की यूपीएससी के लिए भी, कुछ एस्पिरेंट की हम लोग कुछ तैयारी कराएं बेहतर तरीके से। लेकिन अभी आरओ और पीसीएस को ध्यान में रख के हम लोगों ने पूरे घटना चक्र के नोट्स को तैयार किया है। और आप लोगों को अगर ये अच्छे लग रहे हो नोट्स कि हाँ भाई ये फैक्ट इन्फॉर्मेशन और वो भी यूपी पीसीएस और आरओ के लिए जो सबसे बेस्ट है घटना चक्र के, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। वीडियो के नीचे मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप ले सकते हो इसको, बहुत ही कम प्राइस में है। और कल जो है कि सुबह 10:30-11 बजे तक मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा कि जो बचे हुए सब्जेक्ट थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके भी नोट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए दोबारा टॉपिक पे आते हैं, देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो बांध है ये सतलज नदी पर निर्मित किया जा रहा है। ध्यान देना, हिमाचल प्रदेश बांध का ही नाम हो गया, यानी राज्य का ही नाम, जिसका उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। क्योंकि जो सतलज नदी है वो जब पहाड़ों और पर्वतों के क्षेत्रों से बहते हुए भाखड़ा नागल बांध की तरफ आती है, तो नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है, कचरा लेकर आती है, या यूं कहे कि कुछ कंकड़ पत्थर टुकड़े ये सब लेकर आती है। और इनको जब वो भाखड़ा नागल बांध में गिराने लगेगी धीरे धीरे, तो मिट्टी जमने लगेगी, और मिट्टी जम के क्या होगी, एक धरातल मैदान बना देगी, जिससे उस बांध में पानी की कमी होने लगेगी और जो बांध का उद्देश्य था वो फिर खत्म हो जाएगा उद्देश्य। तो इसे बचाए रखने के लिए, बाढ़ जो बांध है इसको बचाए रखने के लिए और तलछट मिट्टी को रोकने के लिए ही हिमाचल प्रदेश से एक नया बांध बनाया जा रहा है, जिससे वहां से सतलज नदी का जो पानी है वो थोड़ा सा फिल्टर होकर आगे बढ़े। और इसी तरीके से एक चुक्खा बांध आप पढ़ते होंगे, ये परियोजना भूटान में वांगचू रैदक नदी पर स्थित है। और भूटान की जगह क्या नाम दे देगा, नेपाल, क्योंकि ये जो चुक्खा वर्ड है ये भूटान नेपाल कुछ ऐसे ही मिलते जुलते शब्द है। तो ये वांगचू रैदक नदी पर स्थित है। 1974 में भारत द्वारा पूरी तरीके से इसको वित्त पोषित किया गया। वहीं इडुक्की परियोजना की बात करें तो इडुक्की परियोजना आपके पेरियार नदी पर स्थित है, और ये पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल में से। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है, और ये किसके किसके बीच में है, अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में आप कह सकते हो। तेलुगु गंगा परियोजना, ये भी पूछ लेता है कई बार कि तेलुगु गंगा परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। ध्यान देना, तेलुगु भी नाम है और गंगा भी नाम है। इन दोनों की मिला जुलाकर जो है कि जो परियोजना बनाई गई वो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इनकी संयुक्त परियोजना के रूप में जाना जाता है। इससे मद्रास यानी चेन्नई शहर को जल मिलेगा। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि जो हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तैयार कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आधुनिक भारत को बहुत ही बेहतर सुविधा देगा, बहुत बेहतर दिशा में ले चलेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये आधुनिक भारत का मंदिर कहलाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं आगे और भी इससे संबंधित जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको देखते हुए चलते हैं। जैसे अलमट्टी बांध कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर है। मेटूर बांध कहाँ पर है, कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध किस में है दोस्तों, तमिलनाडु में। और अलमट्टी बांध कहाँ है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। माता टीला बांध की बात करें या माता टीला परियोजना, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। वहीं पोचमपाद परियोजना की बात करेंगे तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना में स्थित है। रिहंद बांध जो कि सोनभद्र यूपी में सोन की एक सहायक नदी है रिहंद नदी, इस पर स्थित है। और वहीं तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। तो ध्यान देना कि इस तरीके से मैचिंग आ जाता है। अच्छा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, लेकिन वो तेलंगाना से पहले ही आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का एक संयुक्त उपक्रम बन गया और यहीं पर जो है कि इसकी शुरुआत कर दी गई। फिर इसी में आपसे कई बार पूछ लेता है कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना, और नाम से आपको लगेगा पोंग पांग ये सब, तो लद्दाख, हिमाचल, आसाम, मेघालय, कुछ ऐसा नाम लगेगा आपको कि ये सब तो वहीं मिलता है। क्योंकि अभी हमने पोंग डैम भी सुना, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको लगेगा पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन ये अंडमान निकोबार पे स्थित है और ये कालपोंग नदी पर ही स्थित है, अंडमान निकोबार में। तो इससे एक चीज और समझ में आई
कि जो कालपोंग नदी है वो कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना 1897 में सिद्रोपोंग दार्जिलिंग में स्थापित हुआ, और यही चीज मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पहले या दूसरे पॉइंट में पढ़ाया। फिर उसके बाद 1902 में शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक में कावेरी नदी पर निर्मित किया गया। घाट प्रभा बांध की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, और काकरा पार की बात करेंगे, काकरा पार जो बांध पे, हालांकि यह सेम का मतलब घाट प्रभा बांध घाट प्रभा नदी पर ही है, और काकरा पार बांध जो कि गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में स्थित है। जो कोलेरू झील है वो मुख्यतः गोदावरी और कृष्णा दोआब क्षेत्र में है, लेकिन आंध्र प्रदेश में है। और वहीं वूलर झील कहाँ पर स्थित है, झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, एक ऐसी झील है पुलिकट झील, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर है, जबकि कोलेरू झील आपके पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में ही स्थित मानी जाती है। फिर इसके बाद कालागढ़ बांध की बात करें, जो कि आपके रामगंगा नदी पर स्थित है उत्तराखंड में। पोंग बांध की बात करें, अभी मैं बता रहा था ब्यास नदी पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में। मेजा बांध ये कोठारी नदी पर स्थित है, यह बनास की एक सहायक नदी है, और यह बांध राजस्थान में स्थित है। ध्यान देना, मेजा बांध कह रहा हूं मैं, मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है, बनास की एक सहायक नदी है। अच्छा, बनास किसकी सहायक नदी है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, जो कि ये यमुना की एक सहायक नदी की ही सहायक नदी है, राजस्थान में स्थित है। वहीं तुलबुल नौवहन परियोजना की बात करें, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और ये झेलम नदी पर निर्मित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये चिनाब नदी पर निर्मित है। तो कई बार ये बगलिहार जल विद्युत परियोजना को लेकर पाकिस्तान जो है कि विवाद उठाता है, लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, हम चाहे उस पर विद्युत परियोजना बनाए चाहे जो भी करें। तो तुलबुल किस पे दोस्तों, झेलम पर, बगलिहार किस पे, चिनाब पर है। देखिए, अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में दोस्तों, तो इसी तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही आएगी, क्योंकि आप लोग जब ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो दो स्तर पे पढ़ते हो, या तो आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, या फिर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो तो फैक्चुअल नहीं आता है। जबकि एग्जाम हॉल में आप जाइए तैयारी करके, तो आपको कम से कम फैक्चुअल भी अच्छे से आना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्लासेस से पहले ही, पहली दूसरी क्लास में या फिर डेमोस्ट्रेशन वीडियोज में, कि ज्योग्राफी स्पेशली इंडियन और वर्ल्ड, साथ में हिस्ट्री, इन दो को अगर मिला लोगे तो आरओ में आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे। 35 से 40 क्वेश्चन कहीं नहीं जा रहे हैं, और साथ में एक पॉलिटी और जोड़ लो तो 40 तो कंफर्म हो गए। 40 कंफर्म बता रहा हूँ, ये तीन सब्जेक्ट में। और अगर आप हमारे शॉर्ट नोट्स को ढंग से पढ़ लोगे ना, तो पक्का जो है कि इसमें से मैक्सिमम प्रश्न आपको मिलेंगे। मैं पेपर के अगले दिन आपको डीप एनालिसिस करके एक वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए। टॉपिक पर आते हैं दोबारा। दमन गंगा की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है, दमन गंगा नदी पर ही। गिरना की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है, गिरना नदी पर ही। पांबा की बात करेंगे तो ये केरल में स्थित है, पांबा नदी पर ही। वहीं आगे देखते हैं कि तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये धौली गंगा नदी पर स्थित है, और चमोली जिले में जो है कि उत्तराखंड में। ध्यान देना, धौली गंगा की बात कर रहा हूं, और ये चमोली जिले उत्तराखंड में स्थित है। महाकाली संधि या इसको शारदा नदी समझौता भी कहा जाता है, जो भारत और नेपाल के मध्य स्थित है 1996 में। अब 1996 में मैं आपको बताते चलूं कि चंपावत जिला है, चमोली तो है ही है, चंपावत भी, वहां पर एक माता पूर्णागिरी माता का जो है कि मंदिर है, काफी ऊंचाई पर है। और जब माता पूर्णागिरी का दर्शन कर लिया जाता है तो उसके बाद नेपाल जाने के लिए भी एक काल भैरव का मंदिर आता है, वहां पर इनका दर्शन होता है, जो कि शारदा नदी बैराज पर ही स्थित है। यानी उस बैराज से बस मुश्किल से वॉकिंग डिस्टेंस पे काल भैरव मंदिर है। और यह भी माना जाता है कि वो जो काल भैरव मंदिर है उसकी सीमा कुछ लोग नेपाल में बताते हैं, कुछ भारत में बताते हैं, यानी उत्तराखंड में। लेकिन वहां से आपको नेपाल जाने के लिए बस वगैरह सब चीज मिलती है। हालांकि मैं उस टूर पे गया हूं और मैं घूम के भी आया हूं नेपाल में, काफी अच्छा लगा मुझे वो स्पॉट जो है कि, या यूं कहो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। ना कोई वीजा ना कुछ, इंडियन करेंसी चलती है, आप दीजिए, वहां के 3 रुपए के बराबर है, 3 से 4 रुपए, आराम से एंजॉय करके घूम फिर के आइए। फिर बात करते हैं मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में स्थित है। तो कई बार ये पूछा गया कल्पसर, जिसपे देखिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ना, वो ये मान के चले कि इस बार के एग्जाम में वो आ सकता है, तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। फिर आगे देखते हैं माही बजाज सागर परियोजना, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त रूप से रहेगी। चंबल परियोजना आपके राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान और पंजाब। अब देखिए ध्यान देना, इंदिरा गांधी नहर वर्ड आ रहा है। अगर मैं कहूं कि इंदिरा सागर, ध्यान देना क्या कहा मैंने, इंदिरा सागर, तो ये किसकी जो है कि सहायक हो जाएगी, नर्मदा की। कहां पर होगी,
एमपी में होगी, और ये इंदिरा गांधी नहर। तो ये दोनों ही छोटे छोटे वर्ड हैं दोस्तों, जहां से आप डिफरेंस कर सकते हो। जैसे गोविंद सागर की बात थी, गोविंद वल्लभ पंत सागर की बात थी, तो ऐसे डिफरेंसेस आपको करने पड़ेंगे। फिर वहीं पे सुइल नदी, ये भी कई बार पूछा जाता है, सुइल नदी वाला, ये हिमाचल प्रदेश में है, रावी की सहायक नदी है ये। तिस्ता जल विद्युत परियोजना, ये आपको पता ही है कि तिस्ता कहाँ से निकलती है, तो सिक्किम में हो जाएगा। तिस्ता लो डैम परियोजना, जो कि 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि तिस्ता लो डैम परियोजना 1 और 2 का संबंध सिक्किम से है। क्योंकि दोस्तों जब तिस्ता नदी निकलती है वहां से, तो सिक्किम से होकर जब प्रवेश करते हुए आती है भारत में होते हुए फिर बांग्लादेश में, तो तिस्ता नदी की जो लो डैम परियोजना पहली और दूसरी बनी थी वो तो सिक्किम से संबंधित थी, लेकिन उसके बाद जब तीसरी और चौथे नंबर की बनी बाद में आगे आने वाले समय में, तो वो पश्चिम बंगाल से संबंधित हो गई। अब इसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? बेतवा नदी पर। और ये आपको ललितपुर में मिलेगी, और इसका एक दूसरा पुराना नाम है राजघाट बांध परियोजना। आपने राजघाट बांध परियोजना पुराना नाम पढ़ा होगा, लेकिन अब इसको नया नाम दे दिया गया रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। दुलहस्ती की बात करें, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि चिनाब नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में। क्लियर हो गई बात? बगलिहार भी मैंने बता दी, ठीक है, और दुलहस्ती भी। और आगे देख लेते हैं। अब यहां से एक चीज और क्लियर करते हैं कि जैसे भद्रा जलाशय कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। भवानी सागर कहां स्थित है? तमिलनाडु में। गंडक परियोजना किसकी है? यूपी की है, बिहार की संयुक्त परियोजना। हालांकि इसमें आगे चल के नेपाल भी इंक्लूड हो गया था। किसाऊ बांध परियोजना की बात करें तो ये यमुना की सहायक एक टोंस नदी है दोस्तों, जो कि टोंस हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। मैंने जब गंगा नदी बेसिन आपको दिखा रहा था, पढ़ा रहा था, तो उसमें यमुना नदी को जब दिखाया तो मैंने सहायक तौर पे, और यमुना की भी एक छोटी सी सहायक नदी दिखाई थी मैंने, टोंस नदी। उसके बाद फिर मैंने आपको हिंडन नदी दिखाई। तो ये नदियों के बारे में जो हमने ऊपर पढ़ा था, मैंने पहले ही कहा था कि वहां पर अगर आपने ढंग से समझा होगा तो बहुत सारी चीजें आपको इजिली याद रहेंगी। इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य है किसाऊ बांध परियोजना से, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे उत्तराखंड छूट गया। तिलैया बांध की बात करेंगे तो ये बराकर नदी पर स्थित है, और बराकर पे हमने क्या पढ़ा? मैथान पढ़ा, तिलैया पढ़ा, और एक और पढ़ा था हम लोगों ने, हिल्स पढ़ा था ना, बेलपहाड़ी पढ़ा था। और बराकर किसकी सहायक नदी? दामोदर की। लेकिन दामोदर नदी पे पंचेत हिल है। और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सिंचाई हेतु कौन कौन से बांध है। जैसे भवानी सागर अभी हमने देखा ऊपर, भाखड़ा नागल है, कृष्णराज सागर है, तो ये सभी सिंचाई के लिए बांध बनाए गए हैं। जबकि जो शिव समुद्रम है, ये जल विद्युत परियोजना, इट मीन्स कि यहाँ से बिजली का प्रोडक्शन कहता है, इलेक्ट्रिसिटी का, न कि यहाँ पे किसी प्रकार का एग्रीकल्चर काम या इरिगेशन का काम करते हैं। बभली परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये यूपी के ही पेपर में पूछा गया है। बभली परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और मलम पूजा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये मलम पूजा नदी पर ही स्थित है, केरल में स्थित है। तो बभली परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। वहीं हम बात करेंगे, एक सिंगरौली होता है और एक सिंगरैनी। तो ध्यान देना कि ये जो सिंगरौली लिखा हुआ है, ये लघु जल विद्युत परियोजना है, जो कि सोनभद्र यूपी में स्थित है। चेरू थानी की बात करें तो पेरियार नदी केरल में स्थित है। कोल बांध परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और मंडल बांध परियोजना उत्तरी कोयल नदी, जो कि पलामू झारखंड में। और ये जो उत्तरी कोयल नदी है दोस्तों, ये आपकी सोन की सहायक नदी है, इसीलिए उत्तरी कोयल नदी को गंगा नदी बेसिन का तंत्र मान लिया जाता है, क्योंकि ये सोन की सहायक होती है और सोन पटना में जाके गंगा की सहायक बन जाती है। और मैंने ये सारी चीजें आपको गंगा नदी तंत्र में बहुत डिटेल से इमेजेस के साथ, मैप के साथ पढ़ाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 4 या 5 इन्हीं दो में से किसी एक में मैंने उसे कवर किया, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा कि अगर आपने यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के होंगे, या यूपी आरओ के पीवाईक्यू के होंगे, या अदर स्टेट के, तो यही सारे प्रश्न उसमें घूम फिर के दिए हुए हैं, और यही प्रश्न आपको बार बार पूछता है। क्योंकि आप जब कॉमन स्टडी करते हो ना, कॉमन स्टडी मतलब एक ही दो चीजों को बार बार रिपीट करते हो, तो आपको वैसे ही नॉलेज मिलती है जो आप रेगुलर सुन रहे होते हो। लेकिन यहाँ पे जो लेक्चर आप सुन रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें नई नई मिल रही होंगी जो अक्सर एग्जाम में आती है। तो इसलिए इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अलियार की बात करेंगे जो तमिलनाडु में है, ईसापुर की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में है, और कंसावती की बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल में है। इन स्थानों में समानता क्या है? क्योंकि तीनों ही जल भंडार से संबंधित है, तीनों ही जल भंडार से संबंधित है, और ये प्रश्न का नेचर ही देख के लग रहा है कि यूपीएससी ने पूछा है। फिर हम देखेंगे भूटान में, यह आखिरी प्रश्न है यहाँ पे, कि भूटान में
भूटान में परियोजना चुक्खा परियोजना है, मांगदेछू परियोजना है, और ये किसकी सहायता से बनाई गई है? अगर हम बात करें तो इसमें जो सहायता दी गई है वो भारत के द्वारा दी गई है। तो भूटान में परियोजना चुक्खा परियोजना और मांगदेछू परियोजना। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इसकी छोटी रहेगी, शॉर्ट रहेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज मुझे हर हाल में 12-1 बजे तक दोस्तों फिजिक्स के नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी केमिस्ट्री के नोट्स भी, ताकि हम कल आपको 11 बजे के बाद इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकें और उसकी क्लासेस में अपडेट कर सकूं। क्योंकि नोट्स कंप्लीट न होने की वजह से ही इसकी और अदर सब्जेक्ट्स की क्लास नहीं ले पा रहा था मैं, लेकिन अब मैं डेली एक दिन में 3-3 क्लासेस 4-4 क्लासेस शुरू करूंगा, जिसमें निशु मैम के द्वारा भी ली जाएंगी क्लासेस और मैं भी कवर कराऊंगा, ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए कम से कम समय में। तो इसीलिए इस क्लास को मैंने छोटा रखा है, लेकिन कल से आपकी ये सारी क्लासेस लॉन्ग रहेंगी, बड़ी बड़ी क्लासेस रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पीडीएफ खरीदनी हो आपको तो आप वीडियो के नीचे मोर वाले सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हो। पूरी जानकारी आप वहां पे मैसेज करके ले सकते हो। और डेमो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां भी सभी चीजें आपको मिलती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।